हेलो, नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अपन भौगोलिक विचारधाराओं और विधि तंत्र का जो पेपर पढ़ रहे हैं, इसमें अपना टॉपिक चल रहा था भूगोल के तत्व। और तत्वों के अंतर्गत अपन ने दूसरा पॉइंट शुरू कर दिया था भौतिक दशाओं का। और भौतिक दशाओं में अपन ने 2 पॉइंट देख लिए थे, जिनमें पहला था अपने पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में और दूसरा था भूमि की बनावट का। आज अपन इसी के संदर्भ में आगे तीसरा पॉइंट है वो चर्चा करेंगे उसकी। तो उसकी आप हेडिंग लगाइए नंबर 3। तीसरा पॉइंट है जलाशय। भौतिक दशाओं का ही तीसरा पॉइंट है जलाशय। और देखिए जलाशय के बारे में। तो हेडिंग लगाइए आप जलाशय की, वाटर बॉडीज़। और देखिए जलाशय की अगर अपन बात करें तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मानव की समस्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन सभी को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करने वाली चीज़ है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ जल ही है। क्यों? क्योंकि देखिए, पृथ्वी का धरातल है, इस पर जल की उपलब्धता अनेक रूपों में है। जैसे कहीं पर ये धरातल पर द्रव्य रूप में पाया जाता है, नदियों में, झीलों में, सागरों में। फिर कहीं अगर देखें ध्रुवों पर तो ये हिम के रूप में जमा हुआ है। वैसे ही अगर वायुमंडल में देखें तो ये जलवाष्प के रूप में फैला हुआ है। अनेक रूपों में ये पाया जाता है। और ये अनेक रूपों में जो पाया जाने वाला जल है, ये समस्त प्रकार की मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? कि वर्तमान में मनुष्य की द्वारा जो भी आर्थिक क्रिया की जाएगी, सामाजिक क्रिया की जाएगी या कोई जैविक क्रिया भी की जाएगी, तो उन सब में जल की उपलब्धता होनी जरूरी है। और ये जो क्रियाएं होगी, ये जल की उपलब्ध मात्रा है उसके अनुसार ही की जाएगी। भाई किसी क्षेत्र में अगर अधिकता है जल की तो वो उसके अनुसार होगी, और अगर न्यून है तो वो क्रियाएं उसके अनुरूप ही होगी। देखिए, अगर अपन जल की उपलब्धता की बात करें तो देखिए, जो धरातल पर उपलब्ध जल द्रव्य रूप में है वो महासागरों में मिल सकता है अपने को, सागरों में है, झीलों में है, तालाबों में है, नदियों में है, ये इस रूप में है। इसके अलावा वाष्पीकरण के द्वारा यही जल है वो वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में चला जाता है। और इसी दृष्टि में अगर देखा जाए तो जल ही किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को भी प्रभावित करता है। अगर जल की उपलब्धता अधिक रहती है तो वहाँ की जलवायु में भी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। हालांकि ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। और जिन क्षेत्रों में जल की अधिकता रहती है या सस्ता जल उपलब्ध रहता है, जो महासागरों के रूप में रहता है, तो यहाँ पर देखिए अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो अपने आप ही बढ़ जाती है वहाँ की जनसंख्या के लिए। जैसे मछली पालन है, महासागरीय जल है तो वहाँ पर जल परिवहन है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो जलीय महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, वो प्राप्त हो सकते हैं वहाँ। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में नदियाँ बहती है वहाँ उपजाऊ मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं। या अगर किसी क्षेत्र विशेष में बड़ी झीलें हैं तो वो आंतरिक जल परिवहन का और पर्यटन का भी केंद्र बनते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जल वर्तमान समय में मानवीय जो क्रियाएं हैं, मानवीय जो घटनाएं हैं, उन सभी को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अगर देखा जाए तो विश्व का लगभग 20% भाग है वो मरुस्थलीय है, और वहाँ पर जल की कमी है, और उस जल की कमी के कारण वो निर्जन क्षेत्र के रूप में रहता है। तो सारांश रूप में अपन कह सकते हैं कि वर्तमान समय में समस्त जो क्रियाएं हैं
उनमें भौतिक दशाओं के अंतर्गत जो जलाशय है या जल की उपलब्धता है, ये मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो आप इसमें अब लिख लीजिए 2 लाइन लिखिए। पृथ्वी के धरातल पर जल की उपलब्धता अनेक रूपों में पृथ्वी के धरातल पर जल की उपलब्धता अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे धरातल पर यह द्रव्य रूप में, ध्रुवों पर हिम के रूप में, तो वायुमंडल में यह जलवाष्प के रूप में विद्यमान रहता है और वर्तमान समय में यह एक प्रमुख भौतिक तत्व है जो मानवीय गतिविधियों को प्रमुखता से प्रभावित करता है। द्रव्य के रूप में उपलब्ध जल धरातल पर महासागरों, सागरों तथा झील, तालाब, नदियों आदि में पाया जाता है और यहीं से इसका वाष्पीकरण होता है जिससे यह वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पहुंचता है तथा संघनन क्रिया में विभिन्न रूपों में पुनः धरातल पर पहुंच जाता है। जल के द्वारा
मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक तथा जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा जैविक आदि समस्त प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। जल की उपलब्धता के आधार पर ही मानवीय क्रियाओं तथा उसकी निवास संरचना का निर्धारण संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये है अपने जलाशय या जल की बात। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इसी में अगला पॉइंट है मृदा या मिट्टी। देखिए, मिट्टी भी जल की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है, जिसका प्रभाव सभी क्रियाओं पर अपन देख सकते हैं। और इसका प्रभाव इतना रहता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष की जो क्रियाएं होगी या वहाँ पर मानव का जो रहन सहन होगा, मानव की संख्या होगी, ये सभी इसी पर डिपेंड करती है। अब सामान्य शब्दों में देखा जाए तो मिट्टी होती क्या है? मिट्टी धरातल के जो ऊपरी भाग है, जिसको अपन भूपर्पट्टी कहते हैं, इस पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जिसका निर्माण किससे होता है? जो मूल चट्टानें हैं वो अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरती है, फिर उसको अपर्दन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, फिर वो बारीक कणों के रूप में जब परिवर्तित हो जाती है और उसमें ह्यूमस तत्व है वो मिल जाते हैं। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश। तो इन सारी क्रियाओं से मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्व तो ये है कि इस विभिन्न प्रकार की जो फसलें अपन उगाते हैं वो इसी में उगाई जा सकती है, इसी के द्वारा संभव है। इसके अलावा मिट्टी अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं मानव की, उनमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। देखिए, मिट्टी भी हर जगह एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे नदी घाटियाँ, तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, वहीं अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करें अपन, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ जो मिट्टी है उसके निर्माण प्रक्रिया भी लंबे समय तक चालू रहती है, लेकिन वर्षा की अधिकता के कारण वो मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो बहकर दूसरे क्षेत्रों की ओर चली जाती है। इसके विपरीत अगर ध्रुवीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ की मिट्टी है वो अनउपजाऊ होती है। तो अब देखिए, ऐसी स्थिति में जो इन क्षेत्रों की अपन जिन की बात की है, यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया का संपादन भी होगा तो वहाँ की मिट्टी की प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जैसे राजस्थान का जैसे मान लो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ की मिट्टी बलुई प्रकार की है। अब अपन इसमें जो फसलों का उत्पादन करेंगे वो इसके अनुरूप ही अपन को करना होगा। आर्थिक क्रियाओं का चुनाव इसके अनुरूप ही करना होगा। जैसे अपन यहाँ पर चाय की कृषि नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस मिट्टी का स्वरूप इस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं अगर अपन देखें पथरीली मिट्टी है तो वहाँ पर अपन सामान्यतः देखा जाए तो जैसे मटर की कृषि नहीं कर सकते। नहीं, तो कुछ क्षेत्र विशेष है जैसे उनके अनुरूप जो वहाँ की जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो वहाँ के क्रियाओं को निर्धारित करती है। तो इसमें लिख लीजिए, आप 2 लाइन लिख लीजिए। पहले तो लिखिए मिट्टी होती क्या है। लिखिए,
मिट्टी धरातल की वह ऊपरी परत है जो असंगठित पदार्थों के रूप में पाई जाती है और जिसका निर्माण अपक्षय, अपर्दन आदि के द्वारा मूल चट्टानों के विखंडन, विघटन और ह्यूमस तत्वों के मेल से होता है। अगली लाइन से लिखिए, मिट्टी का प्रभाव मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। नदी घाटियों में पाई जाने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त रहती है। वहीं मरुस्थली, पर्वतीय और हिमाच्छादित प्रदेशों की मिट्टियाँ इसके लिए अनुपयुक्त होती है। इस प्रकार मिट्टी एक महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है जिसकी वजह से इसे भूगोल के तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना खनिज। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए खनिज की। देखिए खनिज के बारे में आप सब जानते हैं कि इनका निर्माण है वो प्राकृतिक और रासायनिक जो पदार्थ है उनकी पारस्परिक क्रियाओं से होता है और इनको अपन खनन क्रिया के द्वारा खोदकर प्राप्त करते हैं। और इन खनिजों का जो निर्माण होता है उन पर पर्यावरणीय जो कारक है, जो भौतिक दशाएं, इनका प्रभाव होता है।
ठीक है। फिर इनका जब अपन खनन करते हैं तो उस पर भी इन दशाओं का प्रभाव रहता है। लेकिन जब इनको अपन खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं तो ये जो खुद खनिज है, इनकी जो उपलब्धता रहती है, ये फिर मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है उन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में धात्विक खनिज निकलते हैं तो वहाँ पर जो उद्योग लगेंगे वो उसी प्रकार के होंगे। बहुमूल्य खनिज निकलते हैं तो उद्योग वैसी प्रकार के होंगे। आमदनी उस क्षेत्र में होगी, अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र की होगी वो फिर उसी प्रकार की होगी। वहीं किसी क्षेत्र में केवल इमारती मान लो पत्थर निकलते हैं तो वहाँ की फिर अर्थव्यवस्थाएँ, वहाँ की रहन सहन, मतलब जो भी वहाँ की एक्टिविटीज़ है वो उसके अनुरूप निर्धारित होगी। तो आप इसमें लिख लीजिए, खनिज प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के खनिज प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के पारस्परिक योग से बनने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनको खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिनको खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनिजों के निर्माण पर पर्यावरणीय दशाओं का प्रभाव रहता है और साथ ही ये दशाएं खनन प्रक्रिया को भी प्रभावित और नियंत्रित करती है। अगली लाइन से लिखिए, इन खनिजों की उपलब्धता का प्रभाव मानवीय क्रियाओं, उसके समाज, उद्योग, परिवहन, सांस्कृतिक निर्माण आदि पर पड़ता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए आपके। और अंतिम पॉइंट है भौतिक तत्वों का, भौगोलिक दशाओं का, इनका जलवायु, जिसके बारे में आप सभी जानते हो कि इसके अंतर्गत तापमान है, आर्द्रता, वर्षा, ये जो भी चीज़ें हैं वायुमंडलीय दशाएं, ये सारी इसमें सम्मिलित होती है और इनका है वो समस्त प्रकार के भौतिक और मानवीय तत्वों पर प्रभाव रहता है। इसी के द्वारा कई इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो निर्धारित और नियंत्रित होती है। तो इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए, इसके बारे में तो आप पहले से जानते हैं। देखिए, यह ऐसा भौगोलिक कारक है जो समस्त प्रकार की मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करता है। इस तत्व के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, वर्षा, कोहरा, ओस, पाला,
इस तत्व के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, वर्षा, कोहरा, ओस, पाला आदि के द्वारा मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है ठीक है। तो ये अपना पॉइंट समाप्त हुआ। अब बाकी जो पॉइंट अपने रहे हैं भौतिक दशाओं का हो गया, उसके बाद में आगे का जो मेन पॉइंट रहेगा उसकी अपन चर्चा कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहें और अगर किसी भी प्रकार की आपको इसमें दिक्कत हो तो उसकी सूचना पहुंचा दें। धन्यवाद।